गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे अपना लास्ट टॉपिक स्पर गियर डिज़ाइन का, डेट इज़ जनरल स्पर गियर डिज़ाइन। आपके नोट्स में पेज 198 में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इसमें जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं इसको सॉल्व करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें जो डाटा गिवन रहता है बहुत ही लिमिटेड रहता है और हमको पूरा का पूरा डिज़ाइन हमको सिर्फ डाटा बुक से करना है, जो कि आपको दिया हुआ है चैप्टर नंबर 21 में। और इसको जो सॉल्व करने का प्रोसेस है थोड़ा लेंदी रहता है, लेकिन जो प्रोसेस आप अभी इस आज पर गियर में देखेंगे वही प्रोसेस फॉलो होगा हेलिकल गियर में भी, वही प्रोसेस फॉलो होगा बेवल गियर में भी। सिर्फ जो उनकी इक्वेशंस है उसमें हल्का आपको मॉडिफिकेशंस दिखेगा, लेकिन जो प्रोसेस है सॉल्व करने का वो सेम टू सेम रहेगा। इसमें हमको बहुत सारे एजम्पशंस लेने पड़ते हैं, है ना, बहुत सारी वैल्यू हमको एज्यूम करनी पड़ेगी, है ना, उसके बेसिस पे हम इसको डिज़ाइन कर पाएंगे तभी। और आपको ये मिल जाएगा आपको डाटा बुक में चैप्टर नंबर 21। ये कम्प्लीटली आपका जनरल गियर डिज़ाइन है, जिसमें आपको बहुत लिमिटेड डाटा के साथ आपको डिज़ाइन करना रहेगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, नोट्स में आपको दिखेगा पेज 198 में, द डिज़ाइन ए पे स्पर गियर ड्राइव टू ट्रांसमिट 30 किलोवाट एट 1440 आरपीएम एंड द स्पीड रेशियो इज 2.5। तो बहुत ही लिमिटेड डाटा दिया हुआ है, जिसमें आपको पावर मिला हुआ है 30 किलोवाट, पीएन का आरपीएम मिला हुआ है 1440 आरपीएम और वेलोसिटी रेशियो मिला हुआ है 2.5। अब इसको स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले स्टेप 1 से, जिसमें हम अपने गियर के लिए मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। इसलिए हमारा स्टेप 1 बन जाएगा सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। और ये मटेरियल सेलेक्ट होगा आपके डाटा बुक के चैप्टर 21 में, आपका टेबल नंबर 21.7। मैं यहाँ पर आपको टेबल बताते जाऊँगा, क्योंकि पूरा ही टेबल, सारे टेबल्स चैप्टर 21 में ही मिलेंगे, तो आप सिर्फ टेबल नंबर पे गौर करेंगे तो आपको क्लियर होते जाएगा। तो टेबल नंबर 21.7 देखेंगे तो यहाँ पर हेडिंग डाला हुआ है रिकमेंडेड कॉम्बिनेशंस ऑफ मटेरियल्स फॉर पिनियन एंड द व्हील। यहाँ पर गियर को व्हील बोल रहा है ना, जैसे हम पिनियन और गियर बोलते थे, यहाँ पर पिनियन और व्हील कहा जा रहा है। इसमें पहला जो कॉलम है दैट इज गियर रेशियो, जो आपको गिवन है इस बार 2.5, है ना। उसके बाद सरफेस हार्डनेस है कि अपने आप गियर्स का हार्डनेस किस तरीके से रखना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद फिर मटेरियल फॉर पिनियन और उसी के करस्पॉन्डिंग मटेरियल ऑफ व्हील का ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा ये जो आई है वेलोसिटी रेशियो 2.5 है, ये देखेंगे तो दो कैटेगरी के अंदर आता है, एक आई लेस देन 8 के अंदर और एक आई लेस देन 4 के अंदर। तो हम दोनों में से किसी भी एक कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं, बस डिपेंड करता है कि आप अपने गियर का हार्डनेस कैसा रख रहे हैं। क्योंकि आपको अगर दिखेगा आई लेस देन 8 में जो आपका हार्डनेस है वो लेस देन इक्वल टू 350 है, और जो सेकंड ऑप्शन है आई लेस देन 4 में, उसमें जो हार्डनेस है दोनों गियर्स का वो ग्रेटर देन 350 है ना। तो मैंने यहाँ पर अपने सॉल्यूशन के लिए मैंने ये सेकंड ऑप्शन को चुना है, जिसमें आई लेस देन 4 है और हार्डनेस ग्रेटर देन 350। मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो अपने गियर का हार्डनेस रख रहे हैं दोनों गियर्स का, वो उसका BHN नंबर 350 से ज़्यादा ही रहेगा। अगर इसी ऑप्शन को देखें तो पिनियन और व्हील के लिए अलग अलग मटेरियल दिया हुआ है और उसी कॉम्बिनेशन में आपको लेना है। अगर कोई एक पिनियन का मटेरियल आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग ही आपको व्हील का मटेरियल चुनना है। मतलब अगर आप 45 C8 और 50 C8 में से लेते हैं, है ना, दोनों में से कोई एक, तो आपका व्हील का मटेरियल 35 C8 ही बनेगा, है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। तो मैंने यही टॉप वाला मटेरियल रख लिया है। पिनियन के लिए मैंने रख लिया है 45 C8 और गियर के लिए मैंने रख लिया है, जिसको हम व्हील भी बोल रहे हैं, उसको रख लिया 35 C8। हमको जैसी मटेरियल मिल जाता है तो हमको इनकी प्रॉपर्टीज भी निकालनी रहती है। ये प्रॉपर्टीज आपको जस्ट नेक्स्ट टेबल में आपको दिखेगा, दैट इज टेबल 21.8। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ गियर मटेरियल्स, है ना। तो हमको ये मटेरियल हमको ढूंढना है, ये दोनों ही प्लेन कार्बन स्टील के। तो अगर आप पेज पलटाएंगे तो आपको दिखेगा वहां पर एक ऑप्शन है ना, कार्बन स्टील्स का, ब्लैक में बोल्ड में लिखा हुआ है कार्बन स्टील्स। उसमें आपको ये दोनों मटेरियल मिल जाएंगे। आप देखेंगे 45 C8 और 35 C8, है ना, और साथ में लिखा हुआ है हार्डेंड एंड टेम्पर्ड। ये दोनों चीजें लिखी हुई है, हार्डेंड एंड टेम्पर्ड। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, इस ऑप्शन से ले रहे हैं। अब ये दोनों के आपको प्रॉपर्टीज चाहिए पिनियन और इसके मटेरियल के, है ना। तो आप देखेंगे कि पहला है मटेरियल, उसके बाद दूसरा कॉलम में कंडीशन, तीसरा है आपका मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ दैट इज सिग्मा यू।
अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू इस मटेरियल की दी है, और उसका नेक्स्ट कॉलम है मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ दैट इज सिग्मा वाई की वैल्यू मिली। मतलब इस टेबल से आपको अल्टीमेट डिस्टेंस सिग्मा यू और सिग्मा वाई दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर उसकी करस्पॉन्डिंग आप 45C8 के लिए देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि आपका जो है ये 600 और 380 आपको मिलेगा सिग्मा यू सिग्मा वाई के लिए पिनियन के लिए। तो सिग्मा यू आपका आएगा 600 और सिग्मा वाई आएगा 380। करस्पॉन्डिंगली अगर आप गियर के लिए 35C8 मटेरियल का देखेंगे तो इसका सिग्मा यू भी आपको मिलेगा 600 और सिग्मा वाई आपको मिलेगा यहाँ पर 400। तो इसको आपको नोट कर लेना है पिनियन और गियर के लिए मटेरियल सेलेक्ट करने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज, जिसको आगे जाके हमको जरूरत पड़ेगी। अब बस आपने देख लिया है कि यहाँ पर दोनों ही गियर्स स्टील के बने हुए हैं, दोनों ही प्लेन कार्बन स्टील है, पर कार्बन परसेंटेज बस अलग है ना। तो हम जानते हैं कि जब भी दो गियर्स सेम मटेरियल के बनते हैं तो पिनियन हमेशा वीकर रहता है और हमको हमेशा पिनियन डिजाइन करना रहता है। तो उसी लाइन को यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिंस बोथ गियर्स आर मेड ऑफ स्टील हेंस पिनियन विल ऑलवेज वीकर देन द गियर, देयरफॉर वी हैव टू डिजाइन फॉर पिनियन। इस चीज को लिख के आपका ये स्टेप 1 खत्म हो जाएगा, जिसमें आपने मटेरियल सेलेक्ट किया और ये उसकी प्रॉपर्टीज को तय कर लिया। अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 में, जो आपका सबसे पहला डायमेंशन निकलता है बेसिक डायमेंशन, जिसको हम यहाँ पर जनरल गियर डिजाइन में बोलेंगे सेंटर डिस्टेंस। आप जानते हैं सेंटर डिस्टेंस होता है किसी भी दो गियर के दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, और इसको हम जनरली डिनोट करते हैं ए से। तो आपको नेक्स्ट हेडिंग डालना पड़ेगा मिनिमम सेंटर डिस्टेंस बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस, क्योंकि इसके सेंटर डिस्टेंस के जो इक्वेशन है उसमें सिग्मा सी की वैल्यू आएगी, है ना, सिग्मा सी का टर्म आएगा। इसलिए ये हेडिंग इसी तरीके से लिखा हुआ है मिनिमम सेंटर डिस्टेंस बेस्ड ऑन कॉन्टैक्ट स्ट्रेस। और आपको ये टेबल 21.28 में आपको मिलेगा। आप देखेंगे 21.28 में देखेंगे तो आपको लिखा हुआ डिजाइन फॉर्मूला सरफेस कॉन्टैक्ट स्ट्रेंथ। इसमें आप देखेंगे फॉर्मूला फॉर डिजाइनिंग गियर्स, है ना। आप देखेंगे अलग अलग गियर के फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं, है ना। स्पर गियर के लिए हेलिकल एंड हेरिंगबोन गियर्स, स्ट्रेट एंड स्पाइरल बेवल गियर्स, इस तरीके से आपको दिया हुआ है तीनों गियर्स के लिए। तो इसमें आपका अलग अलग यूनिट है, स्पर गियर, हेलिकल गियर, बेवल गियर। तो आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको स्पर गियर का फॉर्मूला लिखना है। तो स्पर गियर का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि ए ग्रेटर देन और इक्वल टू आई प्लस माइनस 1, है ना, क्यूब रूट 0.74 अपॉन सिग्मा सी स्क्वायर ब्रैकेट सिग्मा सी इसका होल स्क्वायर इंटू ई इंटू एम टी अपॉन आई जाई। अब आप ध्यान देंगे कि इस इक्वेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो सेंटर डिस्टेंस निकल के आएगा वो इस पूरे टर्म से या तो ज्यादा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, पर कम नहीं होना चाहिए। मतलब जो हमारा सेंटर डिस्टेंस निकल के आएगा वो मिनिमम रहेगा। इसलिए हमने हेडिंग में लिखा हुआ है कि मिनिमम सेंटर डिस्टेंस बेस्ड ऑन कंप्रेसिव स्ट्रेस। मतलब ये सिग्मा सी का टर्म यहाँ पर यूज हो रहा है। बस यहाँ पर आपको दिखेगा एक और चीज कि यहाँ पर आई प्लस माइनस 1 लिखा है। आप नेक्स्ट पेज में अगर देखेंगे तो नीचे ब्लैक में नोटेशन लिखा हुआ है यूज प्लस साइन फॉर एक्सटर्नल गियर्स एंड नेगेटिव साइन फॉर इंटरनल गियर्स। आप जानते हैं कि जैसे इस तरीके से कोई गियर ज्वाइन हो रहा है तो इनको एक्सटर्नल गियर बोलेंगे, और अगर गियर इस तरीके से पेयरिंग कर रहा है ना, तो इसको इंटरनल गियर बोलते हैं। तो हमको ये देखना पड़ता है कि इसके लिए आपको प्लस साइन यूज करना है, इसके लिए आपको माइनस साइन यूज करना है ना। तो अभी मैक्सिमम केस में हम एक्सटर्नल गियर से बनाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर पॉजिटिव साइन ही यूज करेंगे। उसको कहीं मेंशन भी कर देंगे, है ना, कि यूजिंग प्लस साइन फॉर एज्यूमिंग दैट द गियर्स आर एक्सटर्नली कनेक्टेड। इस टाइप का आप लिख के इसको प्लस साइन को यूज करेंगे। अब इसमें आपको एक एक टर्म ढूंढना है ताकि आप ये सेंटर डिस्टेंस की वैल्यू देख सकें। तो आपको दिख जाएगा कि इसमें पहला टर्म आई आपको मालूम है 2.5 आ रहा है। ये आई की वैल्यू 2.5 आपको गिवन है, इसका रीजन लिख देंगे गिवन। नेक्स्ट वैल्यू के लिए आप जाएंगे टेबल 21.29 में, जो आपको दिखेगा इसके बाद का ही टेबल है इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस। ये कैपिटल ई होता है इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस, और ये पिनियन के यंग मॉडुलस और गियर के यंग मॉडुलस का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है ट्वाइस E1 E2 अपॉन E1 प्लस E2। मतलब ये ई की वैल्यू तब निकलेगी जब आपको दोनों का
यंग मॉडुलस पता रहेगा, मतलब E1 और E2 की वैल्यू पता रहेगी। और इस टेबल में देखेंगे आपको सबसे पहला कॉलम है पिनियन का मटेरियल और उसका यंग मॉडुलस। तो यहाँ पर पिनियन का मटेरियल एक ही दिया हुआ है आपको, स्टील, और हम मैक्सिमम किसने पिनियन स्टील ही रखे हुए हैं हमने भी पिनियन को। तो हमको E1 की वैल्यू निकल के आएगी 215 इंटू 10⁻3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि E1 इक्वल टू 215 इंटू 10⁻3। सेकेंड कॉलम आप देखेंगे वो है व्हील का, उसमें ही मटेरियल हमने स्टील का रखा हुआ है, और अगर स्टील का रखा है तो उसका भी यंग्स मॉडुलस E2 की वैल्यू भी सेम आती है 215 इंटू 10⁻3। और लास्ट कॉलम देखेंगे तो इक्विवेलेंट यंग मॉडुलस E की वैल्यू है। इसी चीज को सॉल्व करके भी दिया हुआ है कि अगर आपके पास E1 और E2 की वैल्यू है तो E का फॉर्मूले में अगर आप डालेंगे तो E क्या निकल के आएगा। तो इसका मतलब हमारा अगर दोनों ही स्टील है तो E की वैल्यू वही आएगी 215 इंटू 10⁻3। इस वैल्यू का आपको रखना है यहां पर कैपिटल E के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम जाएंगे जो इसके बाद का ही टेबल है 21.30। यहां पर हम जाई की वैल्यू ढूंढेंगे। लिखा है रिकमेंडेड वैल्यूज ऑफ जाई, और जाई होता है आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है वहां पर, जाई इक्वल्स टू होता है B/A, मतलब फेस विड्थ अपॉन सेंटर डिस्टेंस का रेशियो होता है, और इसको विड्थ फैक्टर भी बोला जाता है, कहीं लिखा हुआ है ये विड्थ फैक्टर, है ना। तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है कि अभी इसकी एक वैल्यू आपको एज्यूम करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर पहला दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ द गियर बॉक्स, है ना। तो हम इसका सबसे सिंपल वाला सबसे पहले ही ऑप्शन ले लेते हैं कि आप हमेशा एज्यूम करना कि दैट इज द ओपन टाइप गियर अरेंजमेंट। इसका मतलब जो आपको गियर्स है वो ओपन टाइप है, इसको कहीं से आप बंद नहीं कर रहे हैं किसी बॉक्स में। मैक्सिमम मशीन के लिए गियर बनाता है वो जो ओपन टाइप ही रहता है, तो ओपन टाइप अगर गियर अरेंजमेंट हम एज्यूम करेंगे तो जाई की वैल्यू आपको एक रेंज मिलेगा 0.1 से लेकर 0.315। इसमें से कोई एक आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हम यहां पर रख लेते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू कि लेट जाई इक्वल्स टू B/A इक्वल्स टू 0.315। इसको आपको टेबल नंबर के साथ मेंशन करना पड़ेगा नोट्स में, और ये भी लिखना पड़ेगा कि आप ये एज्यूम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ले रहे हैं कि इट इज ए ओपन टाइप गियर अरेंजमेंट। तो इसको वैल्यू को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जाई को आपने 0.315 की वैल्यू ली हुई है। इसके बाद हम चले जाएंगे टेबल नंबर 21.9 में। वापस आपको बहुत सामने आना पड़ेगा, दिखेगा वहां पर आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी जिसको बोला जाता है डिजाइन टॉर्क, इसका एक फॉर्मूला दिखेगा, और इसका फॉर्मूला निकल के आया है डिजाइन टॉर्क का स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी इक्वल्स टू MT KD इंटू K, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही टॉर्क है, लेकिन इसमें स्क्वायर ब्रैकेट डाला है या विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट है। इसको जहां कहीं भी किसी भी टर्म में अगर स्क्वायर ब्रैकेट आता है तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है डिजाइन, मतलब ये हो गया डिजाइन टॉर्क, और ये हो गया रेटेड टॉर्क। रेटेड टॉर्क का मतलब वो टॉर्क जो आपको गियर्स में पावर ट्रांसमिशन के थ्रू मिलेगा, मतलब पावर और आरपीएम का यूज करके जो टॉर्क निकालते हैं उसको हम बोलते हैं रेटेड टॉर्क। और मैक्सिमम केस में हम इसको निकाले थे, है ना, कि किलोवाट इंटू 16 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 2πn, ऐसा करते हैं। लेकिन यहां पर भी इसका फॉर्मूला दिया हुआ है रेटेड टॉर्क का, सेम वही चीज है ना, MT इक्वल्स टू 60 इंटू 10⁻6 इंटू किलोवाट डिवाइड बाई 2πnp। NP मतलब N1 हो गया आपका आरपीएम। तो आपको यहाँ पर MT की वैल्यू मिल जाएगी। अगर जो सेम आप जो पावर आरपीएम यूज करके टॉर्क निकालते थे उसी को आप यूज करेंगे, है ना, तो आपको MT की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी जो मेरी आ रही है 198943.68 न्यूटन मिलीमीटर। तो रेटेड टॉर्क आपको मिल जाएगा। अब आपको चाहिए KD और K की वैल्यू। ये होता है डायनामिक लोड फैक्टर, ये होता है लोड स्ट्रेस फैक्टर। ये दोनों की वैल्यू आपको मैक्सिमम केस में तभी मिल पाती है, इन दोनों के भी टेबल्स आपके डाटा बुक में है ना, लेकिन ये तभी मिल पाएगा जब आपके पास आपके गियर के एग्जैक्ट डायमेंशन या सारे डायमेंशन मिल जाएंगे। इसका भी टेबल आपके डाटा बुक में दिया है, पर आपको इसको फाइंड आउट करने के लिए, वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए आपको गियर के पूरे डायमेंशंस पता होना चाहिए, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। इसलिए इनिशियल केस में हम ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर KD इंटू K को आप एज्यूम कर सकते हैं, जो आपके नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है कि इनिशियली एज्यूमिंग KD इंटू K इक्वल्स टू 1.3 फॉर सिमेट्रिक स्कीम और KD इंटू K इक्वल्स टू 1.5 फॉर अनसिमेट्रिक यानी ओवरहैंगिंग स्कीम। आपका गियर कैसा है उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। सिमेट्रिक मतलब ये प्रॉपर्ली वे में अरेंज किया हुआ है, तो हम ये पहला ही वाला ऑप्शन एज्यूम करेंगे कि और लिख देंगे उसमें नोट्स में कि एज्यूमिंग दैट फॉर सिमेट्रिक स्कीम KD इंटू K
इक्वल्स टू 1.3। अब ये दोनों टर्म्स को आप मतलब आपके डी के को आपने एज्यूम कर लिया 1.3, इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आपको स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी निकल के आएगा, जो आ रहा है 258626.78। ये आ जाएगा आपका डिजाइन टॉर्क। अब सिर्फ बच जाता है इसमें एक ही टर्म, जो है आपका डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। ध्यान रखेंगे यहां पर भी स्क्वायर ब्रैकेट डाला हुआ है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस। और ये आपको दिया हुआ डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस टेबल नंबर 21.22 में। आप खोल लेंगे इसको, टेबल नंबर 21.22। वहां पर आप देखेंगे डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस के दो फॉर्मूले दिख रहे होंगे आपको, है ना। एक है CB HB KCL, है ना, और दूसरा वाला है CR HRC KCL। दोनों में डिफरेंस है कि हार्डनेस का जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रहा है दोनों में, वो दोनों में अलग अलग है। ब्रिनल हार्डनेस, हम जानते हैं कि हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए दो मशीनें बनी हुई हैं, एक ब्रिनल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन और एक रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन। तो उसके बेसिस पे कि आप जो अपने गियर्स का हार्डनेस है वो किस मशीन से नापेंगे। अगर आप ब्रिनल से नापते हैं तो वो HB की वैल्यू मिलती है, अगर रॉकवेल से नापते हैं तो HRC की वैल्यू मिलती है। उसके हिसाब से ही वो इक्वेशन जमा हुआ है। हम यूज करेंगे ये वाला, क्योंकि इसका टेबल बहुत इलाबोरेटेड किया करके दिया हुआ है, जिसमें आप यूज करेंगे सिग्मा C इक्वल्स टू CR HRC KCL। ये तीन टर्म्स इसमें मल्टीप्लाइड होंगे तो आपका ये स्क्वायर ब्रैकेट सिग्मा C की वैल्यू मिलके आएगी। इसमें से आपको जो पहली दो टर्म्स है CR और HRC, ये आपको जस्ट नेक्स्ट टेबल में मिल जाएगा, टेबल 21.23, है ना। वहां से आप देखेंगे आपको अपना मटेरियल चुनना है। आप पिनियन डिजाइन कर रहे हैं, आपको पिनियन याद रखना पड़ेगा कि आपका पिनियन है 45C8। उस कॉलम में, पहले कॉलम में टेबल 21.23 के पहले कॉलम में अगर आप ढूंढेंगे तो आपको ये मटेरियल मिलेगा। एलॉय स्टील एंड कार्बन स्टील आपको दिखेगा, है ना। ये दो बार लिखा हुआ है, एक है 40C8 एंड 45C8 और दूसरे बार भी लिखा हुआ है 40C8 45C8, लेकिन जो हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस है दोनों में अलग अलग है। एक में लिखा हुआ है हार्डनिंग एंड टेम्परिंग और एक में लिखा है सरफेस हार्डनिंग। तो हमने ध्यान दिया था कि जब हमने आई लिया था स्टार्टिंग में, जब मटेरियल सेलेक्ट किया था तो वहां पर ये हार्डनेस हमने रखा था, ठीक है ना। और जब उनकी प्रॉपर्टीज निकाला था हमने, तो प्रॉपर्टीज में हमने हार्डनिंग एंड टेम्परिंग यूज वर्ड किया था। तो बस वही वाले कॉलम में आप यूज करेंगे कि हार्डनिंग एंड टेम्परिंग वाले आप रो में जाएंगे तो वहां पर HRC के आपको एक रेंज दिखेगा जो है 40 से लेकर 55 के बीच में, है ना। तो हम एक एवरेज वैल्यू ले लेंगे राउंड फिगर में कि HRC की वैल्यू 50 होगी, लेकिन CR फिक्स है जो है 26.5। मतलब इस सारे चीजों को आपको एक साथ यहाँ अपने नोट्स में लिखना पड़ेगा कि फॉर एलॉय स्टील एंड कार्बन स्टील 40C8 एंड 45C8 हार्डनिंग एंड टेम्परिंग HRC इक्वल्स टू आपका आ जाएगा, हम ले रहे हैं 50, इसलिए हम इसको लेट लिख लूंगा क्योंकि लेट HRC इक्वल्स टू 50 एक रेंज में दिया है और CR की वैल्यू आपका कॉमन है जो आपको दिया हुआ है 26.5, एक कांस्टेंट वैल्यू। बच जाता है आपको KCL की वैल्यू। तो KCL आपको जस्ट नेक्स्ट आपको टेबल में दिखेगा, लिखा हुआ लाइफ फॉर कॉन्टैक्ट स्ट्रेस। KCL की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो तीन चार चीजों पे डिपेंड करता है, जिसमें पहला है मटेरियल, जो कि है आपका मटेरियल स्टील, अभी पिनियन आपका स्टील का बना हुआ है। सरफेस हार्डनेस, जो कि आपने पहले ही डिसाइड किया हुआ है कि आपका जो सरफेस हार्डनेस है वो ग्रेटर देन 350 है। उसके बाद लिखा है लाइफ इन नंबर ऑफ साइकिल्स, और आप देख रहे हैं कि 10⁻⁷ के टर्म्स में जमा हुआ है। मतलब सबसे पहले तो आपको अपने गियर का लाइफ पता करना है कि इसकी लाइफ कितनी होगी। तो अभी हमको अगर इसकी लाइफ पता नहीं है ना, तो हमको अब यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा गियर्स की लाइफ, मतलब गियर्स रोटेट होते हैं, है ना। तो या तो गियर्स की लाइफ हम उसके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पे ले सकते हैं, है ना, जो कि ये n की वैल्यू दिया हुआ है। लाइफ इन नंबर ऑफ साइकिल्स मतलब कितने रिवॉल्यूशंस गियर घूमेगा, और ये तभी पता चल पाएगा जब आपके पास आवर्स होंगे, आवर्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ गियर्स होगा, और आरपीएम होगा। यहाँ पर आरपीएम तो है लेकिन आवर्स ऑफ ऑपरेशन आपका गियर का नहीं है, इसलिए हमको एज्यूम करना पड़ेगा। नोट्स में मैंने एज्यूम किया हुआ है कि एज्यूमिंग दैट द गियर्स आर रोटेटिंग फॉर ए लाइफ ऑफ 10,000 आवर्स। अब हम मान के चलते हैं कि हमारा जो गियर है वो 10,000 घंटे अपनी पूरी लाइफ साइकिल में चलेगा, 10,000 आवर्स, है ना। तो इसके बेसिस पे आपको
टेबल 21.18 आप देखेंगे तो वहां पर एक इक्वेशन मिलेगा, वो लिखा हुआ है इक्विवेलेंट मीन लाइफ कैपिटल एन का, क्योंकि एन पता चलेगा तभी हम केसीएल की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो कैपिटल एन का अगर आप देखेंगे टेबल में तो उसमें दिया हुआ है कंडीशन ऑफ लोड, कि उसमें लोडिंग कंडीशन कैसा है पहला, तो हम इसको कांस्टेंट लोड मान के चलेंगे, है ना। तो उसका फॉर्मूला आपका निकल के आएगा 60 इंटू एन इंटू टी, 60 इंटू आरपीएम इंटू टाइम इन आवर्स, ये होता है इसका फुल फॉर्म, है ना। यहाँ सब दिया हुआ है, तो आप उसी को यूज करेंगे कि कांस्टेंट लोड के लिए आपका कैपिटल एन की वैल्यू रहेगा 60 इंटू एन इंटू टी, है ना। लेकिन जो आपको एन की वैल्यू लेना है वो 10⁻⁷ साइकिल के टर्म्स में लेना है, तभी आप केसीएल का जो टेबल है वो इजीली पढ़ पाएंगे। इसलिए मेरा जो कैपिटल एन का वैल्यू निकल के आया है यहाँ पर वो आया है 86.4 इंटू 10⁻⁷ साइकिल्स। अब इसी के बेसिस पे आप जाएंगे केसीएल के टेबल में, तो आप देख लेंगे टेबल 21.24 कि आपका मटेरियल स्टील है और हार्डनेस ग्रेटर देन 350 है, और आपको जो लाइफ है वो ग्रेटर देन 25 इंटू 10⁻⁷ साइकिल है, तो वहां से आपको केसीएल की वैल्यू मिल जाएगी 0.585। अब आपके पास सीआर है, एचआरसी और केसीएल, ये तीनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका स्क्वायर ब्रैकेट सिग्मा सी, जो कि आपका डिजाइन स्ट्रेस है, मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं क्योंकि इसको बाद में चेक भी करना पड़ेगा हमारे को स्ट्रेस को, तो ये सिग्मा सी की आपकी वैल्यू निकल के आ रही है यहां पर 775.13 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। मैं इसलिए इसको साइड में लिख दे रहा हूं, उसको लास्ट में हम चेक करेंगे एक स्टेप में कि आपका गियर का जो स्ट्रेस कितना आ रहा है और कंप्रेसिव स्ट्रेस, और वो स्ट्रेस इस परमिसिबल स्ट्रेस से कम होना चाहिए। ये परमिसिबल कॉन्टैक्ट स्ट्रेस मतलब इतना ही आप परमिट कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को। अब यहाँ पर हमको सारी वैल्यूज मिलेंगे, इन सारी वैल्यूज को अगर आप ढूंढेंगे तो आपको पहला डायमेंशन मिल जाएगा ए, जो कि लिखा है कि अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 140.26 मिलीमीटर। तो ये आपका आ जाएगा सेंटर डिस्टेंस। नेक्स्ट आपका स्टेप है स्टेप 3, दैट इज मिनिमम मॉड्यूल बेस्ड ऑन बेंडिंग स्ट्रेस। अब आपको मिनिमम मॉड्यूल की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इस यहां पर यूज आपका आएगा बेंडिंग स्ट्रेस, और ये बेंडिंग स्ट्रेस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इसका जो मॉड्यूल का इक्वेशन है उसमें आपको बेंडिंग स्ट्रेस का टर्म दिखेगा, और ये भी आपको मिलेगा टेबल नंबर 21.25 आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। यहाँ लिखा हुआ डिजाइन फॉर्मूला बेस्ड ऑन बीम स्ट्रेंथ, उसमें अलग अलग गियर के लिए दिया हुआ है, जैसे स्पर गियर, हेलिकल एंड हेरिकबोन गियर और स्ट्रेट बेवल गियर, स्पाइरल बेवल गियर, इस टाइप का दिया हुआ है अलग अलग। तो आपको स्पर गियर का पकड़ना है, जो कि आपको पहले ही फॉर्मूला दिखेगा कि m ग्रेटर देन इक्वल टू 1.26 क्यूब रूट स्क्वायर ब्रैकेट mt, दैट इज डिजाइन टॉर्क, अपॉन स्मॉल y स्क्वायर ब्रैकेट सिग्मा b xm z1। ये कुछ टर्म्स आपको दिखेंगे मॉड्यूल के लिए, मतलब अगर हम ये सारे टर्म्स ढूंढ लें तो हमको मिनिमम मॉड्यूल की वैल्यू मिल जाएगी, है ना, और उसी को आपको निकालना है। तो यहां से हमको स्क्वायर ब्रैकेट mt तो आपने निकाल चुके हैं पहले ही, है ना, जो कि आपका आया था 258626.78। मैं फिर से लिख दे रहा हूं न्यूटन मिलीमीटर। स्क्वायर ब्रैकेट mt आपको मिल गया है। आपको मालूम है ये y होता है लेविस फॉर्म फैक्टर, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टीथ पे, और यहाँ पर पिनियन का टीथ भी रखना है आपको z1। तो इसी के बेसिस पे यहाँ पर हमको, हमारे पास अभी टीथ नहीं है तो हमको एज्यूम करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया है लेट z1 इक्वल्स टू 20। अब स्मॉल y की वैल्यू के लिए आपको जाना पड़ेगा टेबल 21.26 में। नेक्स्ट टेबल आप देखेंगे, है ना, कि अगर आप 20 लेते हैं तो आपको स्मॉल y की वैल्यू मिल जाती है 0.389। ये स्मॉल y, ये ध्यान रखेंगे, स्पेशलिस्ट का टेबल अलग है, तो 0.389 स्मॉल y की वैल्यू मिल जाएगी। xm को अगर देखेंगे तो जहां पर आपने मॉड्यूल का इक्वेशन जहां से लिखा है उसी के आप बगल में देखेंगे तो xm होता है आपका एक फैक्टर b/m, ये लिखा हुआ है xm इक्वल्स टू b/m, और ये लिखा है ब्रैकेट में xm इज यूजुअली 8 to 12,
मतलब ये रेशियो 8 से लेकर 12 रहता है, और स्टैंडर्ड केस में हम अगर हम मीन लें तो हम 10 मान के चलते हैं, इसलिए लिखा हुआ है बी इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 10 टाइम्स मॉड्यूल। और हमने लेविस ऑफ बकिंघम इक्वेशन में देखा था कि बी बाई एम की वैल्यू आप हमेशा स्टैंडर्ड वैल्यू 10 एज्यूम करते हैं, तो यहाँ पर जाई एम आपको मिल जाएगा 10। अब आपको बस चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट सिग्मा सी, मतलब सिग्मा बी, दैट इज डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला, जो कि आपको मिलेगा टेबल 21.15 में। अब यहां देखेंगे, यहां लिखा हुआ है डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेस। फिर से आपको देखेंगे दो फॉर्मूला दिया हुआ है सिग्मा बी का, और नीचे ब्रैकेट में देखेंगे तो कंडीशन दी है फॉर गियर्स रोटेटिंग इन वन डायरेक्शन ओनली और फॉर गियर्स रोटेटिंग इन बोथ डायरेक्शन ओनली, है ना। तो हमको ये मान के चलना है कि कौन सा गियर किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। मैक्सिमम केस में हम गियर्स को एक ही डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे, तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आएगा सिग्मा बी का, वो आएगा 1.4 KBL अपॉन n इंटू के सिग्मा इंटू सिग्मा -1। इसमें भी आपको चार टर्म दिख रहे होंगे, KBL, n, के सिग्मा और सिग्मा -1, इनकी वैल्यूज ढूंढना है तो आपको सिग्मा भी मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला टर्म इसके नेक्स्ट टेबल में आपको मिल जाएगा, टेबल 21.16 में वैल्यूज ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसमें जो n है इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं, इसकी वैल्यूज के लिए आपको चाहिए रहेगा। पिनियन का मटेरियल आपका स्टील है ना, क्लियर है। इसको आप देखेंगे पिनियन का स्टील, मैंने जो यहां से आपको ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे, मैंने स्टील ले लिया है और ये मान के चला है कि मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेरा फॉर्जिंग रहेगा, तो आप देखेंगे कि स्टील और फॉर्जिंग को आप मैच करेंगे। उसके बाद मैंने ऑप्शन ले लिया सरफेस हार्डनिंग, कि उसका जो सरफेस उसका हार्डन करेंगे, तो मेरा n की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 2.5। इसी तरीके से आप टेबल 21 नेक्स्ट टेबल पे जाएंगे 21.17, यहां पर है आपको केबीएल की वैल्यू, लाइफ फैक्टर फॉर बेंडिंग, और ये भी सेम उसी तरीके से निकलेगा वैल्यूज को, क्योंकि आपके पास हमारे पास कैपिटल N की वैल्यू है जो कि आई थी 86.4 इंटू 10⁻7 साइकिल्स, तो उसी के बेसिस पे हम केबीएल ले लेंगे कि हमारा पिनियन का मटेरियल स्टील है जिसका हार्डनेस ग्रेटर देन 350 है और उसकी लाइफ ग्रेटर देन 25 इंटू 10⁻7 है, तो यहां पर आपको केबीएल की वैल्यू निकाल के देगा 0.7। पेज पलटाएंगे हम, टेबल नंबर 21.20 में आ जाएंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा वैल्यूज ऑफ फिलेट स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर के सिग्मा। ये के सिग्मा का आपका वैल्यू चाहिए। अब यहां पर देखेंगे कि पहला आपका मटेरियल एंड हीट ट्रीटमेंट है, तो हम स्टील ले लिए और सरफेस हार्डनिंग ले लिए, पहला ही वाला हम ऑप्शन ले लिए हैं, पहले वाले रो का हेडिंग कि स्टील है, नॉर्मलाइजिंग सरफेस हार्डनिंग ये ले लेंगे हम, है ना। उसके बाद लिखा है एडेंडम मॉडिफिकेशन कोफिशिएंट कैपिटल एक्स की वैल्यू, मैक्सिमम केस में यहां नीचे लिखा भी हुआ है इनिशियली एज्यूम एक्स इक्वल टू 0 अगर आपका जो नंबर ऑफ टीथ है ग्रेटर देन इक्वल टू 17 है। अगर आपका पिनियन का दांत ग्रेटर देन इक्वल टू 17 है तो आप इनिशियली एज्यूम कर सकते हैं कैपिटल एक्स की वैल्यू 0। तो हमने Z1 को 20 लिया ही है, तो हम यहां पर x इक्वल टू 0 रखेंगे, मतलब जो पहला कॉलम है इसमें x का वो लेस देन 0 का है, दूसरा है 0 लेस देन x लेस देन 1.1, और जो तीसरा कॉलम है x ग्रेटर देन 0.2 है। तो हम अगर x 0 मानेंगे तो हमारा बीच वाला कॉलम आएगा, तो पहले रो में बीच वाला कॉलम देखेंगे तो हमको ये के सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी 1.5, बच जाता है सिग्मा -1। ये नेक्स्ट आपके कॉलम में दिया एंड्रेस लिमिट स्ट्रेस इन बेंडिंग फॉर कंप्लीट रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस, इसको सिग्मा -1 बोलते हैं। ये नेक्स्ट टेबल में दिया हुआ है ना, मटेरियल ऑफ द मेटिंग गियर, है ना, कि आपका मेटिंग गियर का मटेरियल कैसा है, तो हम फॉल स्टील से इसको बना रहे हैं, है ना, हमारा फॉल स्टील है, तो आप दिख जाएगा कि सिग्मा -1 का वैल्यू दिया हुआ है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 0.25 और ब्रैकेट में सिग्मा u प्लस सिग्मा y प्लस 50, और यहां पर सिग्मा u और सिग्मा y आपको पिनियन का मालूम है जो कि 600 और 380 तक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको ये सिग्मा -1 की वैल्यू निकल के आ रही है 295 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब अगर ये चारों टर्म को n, KBL, के सिग्मा और सिग्मा -1 को आप यहां रखेंगे तो आपको सिग्मा बी स्क्वायर ब्रैकेट सिग्मा भी मिल जाएगा। मैं इसको फिर से अलग से लिख रहा हूं क्योंकि मुझे ये स्ट्रेस को भी चेक करना पड़ेगा। स्क्वायर ब्रैकेट सिग्मा बी निकल के आ रहा है अपना 77.09,
न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसको अगर आप पुटअप करेंगे तो आपका जो मिनिमम मॉड्यूल है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, ये मॉड्यूल निकल के आ जाएगा 4.42। तो इस तरीके से आप सेंटर डिस्टेंस और मॉड्यूल पहले 2 स्टेप में निकाल लेंगे। अब हमको नेक्स्ट स्टेप में डायमेंशन ऑफ गियर निकालना है। गियर का जो डायमेंशन हम नेक्स्ट स्टेप में बनाएंगे। अब हमारे पास मॉड्यूल है तो हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। आप जाएंगे टेबल 21.1 में, है ना, वहां से आपको स्टैंडर्ड आपको दिखेगा रिकमेंडेड सीरीज ऑफ मॉड्यूल फॉर स्पर गियर्स, है ना। तो इससे नेक्स्ट हायर वैल्यू हमको लेना है, तो हम लेके चलते हैं m इक्वल्स टू 5 mm, है ना, और ये दिया हुआ है आपका 5 mm की वैल्यू दिया है चॉइस 1 में। ठीक, तो जैसे आप ले लेंगे तो m आपका एज्यूम हो जाएगा। अब हम नंबर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टीथ निकालेंगे हमारे स्पर गियर का, क्योंकि हमने इसको 20 एज्यूम किया था, तो हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यूज आपको मिलेंगी टेबल 21.35 में। तो पीछे पलटाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर दिया हुआ है गियर डायमेंशन, ये इस टेबल का हेडिंग है, और बेसिक डायमेंशन ऑफ स्पर गियर। यहाँ पर आपको Z1 का इक्वेशन मिलेगा 2a ट्वाइस सेंटर डिस्टेंस अपॉन mi+1। अब हमारे पास ये सेंटर डिस्टेंस है जो आप लिए थे 140.26, मतलब 2 इंटू 140.26 इंटू मॉड्यूल लेंगे 5, आई है 2.5 प्लस 1। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टीथ निकलेगा आपके स्पर गियर के लिए, जो निकल के आ रहा है 16.03। पर आप ध्यान देंगे डेसिमल में इसको राउंड ऑफ करना है, और जनरली स्पर गियर के केस में हम एज्यूम करके चलते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ टीथ 18 होना ही चाहिए, 18 से कम नहीं होना चाहिए, और 18 से बहुत कम दिख रहा है। लेकिन हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया था 20, तो हम इसको 2 दांत हम कम कर सकते हैं, तो हमारा फाइनल Z1 की वैल्यू हो जाएगी 18। अब ध्यान रखना है कहीं भी Z1 आएगा आपको 18 पे ही इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम निकाल लेंगे इसी बेसिस पे 20 Z2 जो कि होता है IZ1, और ये वैल्यू निकल के आ रही है मेरी 45। तीसरा हमारा निकल जाएगा सेंटर डिस्टेंस, वहीं पर दिया हुआ है जो कि होता है mZ1 प्लस Z2/2। आपके पास मॉड्यूल है Z1 Z2 है, तो ये सेंटर डिस्टेंस निकल के आता है 157.5। और यहां पर ध्यान देंगे कि एग्जैक्ट सेंटर डिस्टेंस अब आपका आया है 157.5, और यहां पर आपने जो स्टार्टिंग में सेंटर डिस्टेंस निकाला था वो 140.26 था, लेकिन साथ में एक साइन था कि आपका सेंटर डिस्टेंस इससे ज्यादा होना चाहिए, तो उससे ज्यादा ही आया, 140.26 से आया। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि ग्रेटर देन a इक्वल्स टू 140.26, मतलब हमारा डिजाइन सेफ साइड पे चल रहा है, हमारा सेंटर डिस्टेंस ज्यादा आया है। अब कहीं भी सेंटर डिस्टेंस लेंगे वो 157.5 ही लेंगे। नेक्स्ट आप निकाल लेंगे यहां पर पिच सर्कल डायमीटर D1 और D2 जो कि होता है mZ1 से ये आ रहा है 90 mm, D2 ये होता है mZ2, ये आ रहा है आपका 225 mm। नेक्स्ट है आपका फेस विड्थ B। अभी B को निकालने के लिए आपने B 2 जगह यूज किया था, एक xi इक्वल्स टू B/A यूज किया था, जिसको हमने लिया था 0.315 ओपन टाइप गियर अरेंजमेंट। ध्यान होगा वेट फैक्टर है ये, तो अगर यहां से निकालेंगे तो B इक्वल्स टू होगा 0.315 इंटू A, और यहां पर आप ये अपना नया वाला A रखेंगे, तो यहां से B की वैल्यू निकल के आती है। इस केस को अगर आप सॉल्व करेंगे 49.61 आता है। और एक और जगह हमने B यूज किया था xi m में, जो कि होता है B/m, है ना, और इसको हमने लिया था 10, मतलब B कॉस्ट हो जाएगा 10 टाइम्स मॉड्यूल। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 mm, और दोनों में जिसकी वैल्यू बड़ी मिलेगी उसी को हम रखेंगे। तो यहां से आपको दिख रहा है कि B है आपका 50 mm, इसको रख लेंगे। लास्ट जो डायमेंशन हमेशा हम यूज करते हैं दैट इज वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है पाई d1n1 अपॉन 60 10 टू पावर 3। आपके पास d1 है 90, आपके पास n1 है 1440। इसको यूज करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा 6.786 मीटर पर सेकेंड। इतने आपके टर्म्स आ जाएंगे इस स्टेप में डिजाइनिंग ऑफ गियर्स में। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप 5 में, जिसमें हम बारी बारी अब दोनों स्टेप्स को चेक करेंगे, एक बार सिग्मा सी को एक स्टेप में और दूसरे बार सिग्मा बी को। तो इसलिए हम लिखेंगे पहला चेकिंग ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा सी। अब इस स्ट्रेस को चेक करना है कि आपके गियर में जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है वो रहेगा कम।
तो ये आपको मिलेगा, आपको टेबल 21.28 फिर से जाएंगे यहाँ पर और उसके नेक्स्ट पेज में दिखेंगे। तो फॉर्मूला फॉर चेकिंग ऑफ गियर्स, इसमें स्मॉल गियर का फॉर्मूला आप लिख लेंगे कि सिग्मा सी इक्वल्स टू 0.74 आई, फिर से मैं सिर्फ प्लस साइन यूज कर रहा हूं, आई प्लस माइनस 1 अपॉन ए अगेन अंडर रूट आई प्लस 1 अपॉन आई बी ई स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी, और ऐसा लिखा हुआ है शुड बी लेस देन स्क्वायर ब्रैकेट सिग्मा सी। मतलब ये जो आपका आएगा सॉल्यूशन, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट सिग्मा सी से कम रहेगा। अब यहां ध्यान से देखेंगे, इसमें बहुत सारे टर्म आपको मालूम है। आई की वैल्यू है 2.5, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। ए आपका है 157.5, ये ए हो गया, आई हो गया। उसके बाद बी जो आपका निकल के आया 50, ई की वैल्यू आपकी वही रहेगी 215 इंटू 10⁻³ बच जाता है आपका स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी। अब हमारे पास गियर का डायमेंशन, मैंने स्टेप में बताया था कि अगर आपके पास गियर के डायमेंशन रहते हैं तो आप एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डिजाइन स्ट्रेस आप निकाल सकते हैं, क्योंकि केडी और के का टेबल आपके पास है, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फिर से हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे कि हम जानते थे कि स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी इक्वल्स टू होता है रेटेड टॉर्क इंटू केडी इंटू के, जिसमें से हमको रेटेड टॉर्क मिला हुआ था 198943.68 न्यूटन मिलीमीटर। ये आपका रेटेड टॉर्क है। अब हमको केडी और के चाहिए, तो हम इसके बाद देखेंगे केडी और के के लिए आपको पहला निकालना पड़ेगा टेबल 21.10 आप निकालेंगे। दिखा है यहां पर उसका हेडिंग लिखा हुआ है लोड कंसंट्रेशन फैक्टर के। सबसे पहले आपको के निकल के आएगा, है ना। फॉर स्टील गियर्स, आपका गियर्स वैसे भी स्टील है, ऑफ क्वालिटी ग्रेड 8, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो गियर है वो ग्रेड 8 क्वालिटी का बन के आएगा, हैविंग हार्डनेस HB ग्रेटर देन 350। ध्यान रखेंगे आपका जो हार्डनेस है आपने एज्यूम किया था इसीलिए ग्रेटर देन 350 है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये टेबल क्या क्या चीज के लिए, ये स्पर और हेलिकल गियर के लिए ये टेबल, मतलब स्पर और हेलिकल गियर में अगर के की वैल्यू निकालनी है तो इसी को यूज करेंगे। अब यहां पर आप देखेंगे पहला कॉलम में आपका जाइपी B/D1, इसको आप कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले कॉलम के लिए। फेस विड्थ अपॉन D1, यहां पर B आपका 50 और D1 90 दिया है, तो ये जाइपी की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 0.556। पर आप देखेंगे ऐसी कोई वैल्यू है नहीं, पर इसके आसपास की वैल्यू आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि हम मान के चलेंगे अप्रोक्सीमेटली यहां पर दिया हुआ है 0.6, तो ये 0.6 के आसपास ही आ रही है, तो आपको इसी रो में ही आगे बढ़ना है। अब अलग अलग कॉलम दिए हुए हैं, पहला कॉलम है आपका, ये दूसरा कॉलम है बियरिंग क्लोज टू द गियर्स एंड सिमेट्रिकल, फिर तीसरा कॉलम है एसिमेट्रिकल और तीसरा है ओवरहैंगिंग पिनियन। तो हम सबसे इजी ऑप्शन ही रखेंगे, हमें मान के चलेंगे कि हमारा गियर्स में जहां भी आप माउंट करेंगे उसके आसपास ही बियरिंग लगेगा रहेगा, तो ये यही चीज बनेगी बियरिंग्स क्लोज टू द गियर्स एंड सिमेट्रिकल। तो 0.6 में आपको के की वैल्यू मिल जाएगी 1.03। इसके बाद का जो टेबल है वो भी के का टेबल है, लेकिन वो बेवल गियर के लिए। फिर उसके बाद का एक नया टेबल है, आपको मिल जाएगा टेबल 21.12, दैट इज डायनामिक लोड फैक्टर केडी, है ना। अब इसको देखेंगे, ये टेबल कंटिन्यूड है 2 पेज में, थोड़ा ध्यान से इसको ऑब्जर्व करते लेंगे क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यूज तो सामने, इसका जो नोटेशन सामने दिया है, लेकिन वैल्यूज बहुत आपके पीछे भी मिलेगी, है ना। तो पहला है आपका क्वालिटी ग्रेड, पहला कॉलम दिया है, उसमें 2 ऑप्शन दिए, सिलेंड्रिकल गियर और कोनिकल गियर। तो हमारा ये स्पर गियर एक सिलेंड्रिकल गियर होता है, तो हम उसी में आप ग्रेड 8 में जाएंगे, है ना। तो ध्यान रखेंगे, हम हमारा एक गियर सिलेंड्रिकल गियर है, उसमें ग्रेड 8 में जाएंगे। उसके बाद जो पिनियन का सरफेस हार्डनेस, उसके बाद जो कॉलम है वो आपका आपने रखा है ग्रेटर देन 350, उस पर जाएंगे। उसके बाद जो आपके तीसरे और चौथे कॉलम है वो ऊपर में लिखा हुआ है स्पर एंड स्पाइरल बेवल गियर्स, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड, चार्ट हुई स्पीड दी हुई है कि पिच लाइन वेलोसिटी अप टू 1 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड, है ना। लेकिन वो स्पर और स्ट्रेट बेवल के लिए, और उसके बाद है हेलिकल और स्पाइरल के लिए। तो अभी हम यहाँ पर स्पर गियर एज्यूम कर रहे हैं, जिसमें हमारी वेलोसिटी निकल के आई थी, आपने देखा था 6.786, मतलब ये अप टू 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के रेंज में आएगा। तो अब अगर ये सारी चीजों को मिलाएं तो आपको पहला कॉलम सिलेंड्रिकल गियर में ग्रेड 8 लेना है, जिसका हार्डनेस है 350, और स्पर गियर के केस में वेलोसिटी अप टू 8 मीटर पर सेकंड है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आपको केडी की वैल्यू मिल जाएगी 1.4। अब आपके पास केडी और के है, दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी आ जाएगा 286876
0.79 न्यूटन मिलीमीटर। ये आएगा आपका एग्जैक्ट डिजाइन स्ट्रेस आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ के एंड के डी। अब आप इसी को यहां पर रखेंगे तो आपका जो सिग्मा सी है इसका वैल्यू आ रहा है 683.38। मतलब आपके गियर में इतना कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हो रहा है जो कि आप देख रहे होंगे कि लेस देन है स्क्वायर ब्रैकेट सिग्मा सी से, जो कि हम चाहते ही थे कि स्क्वायर ब्रैकेट सिग्मा सी से आए, इक्वल टू 775.13। तो आपको लिखना पड़ेगा कि इस स्ट्रेस के कारण पिटिंग होता है, हेंस द डिजाइन ऑफ गियर इज सेफ अगेंस्ट वियर फेलियर और पिटिंग फेलियर। लिख के आप सॉल्व करेंगे, मतलब आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस तो कम आ गया। अब नेक्स्ट स्ट्रेस आपको चेक करना है बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस का भी आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, है ना, टेबल 21.25 आप देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि फॉर्मूला फॉर चेकिंग डिजाइन ऑफ गियर्स लिखा हुआ है, उसमें स्पर गियर में आपको सिग्मा सी का फॉर्मूला मिल जाएगा, और सिग्मा बी का फॉर्मूला बेंडिंग स्ट्रेस का, जो कि स्पर गियर के केस में सिग्मा बी इक्वल्स टू लिखा हुआ है I+1 अपॉन AMBY into square bracket empty should be less than equal to square bracket sigma b। अब आप ध्यान देंगे कि आपके पास I की वैल्यू है, फिर से मैं लिख दे रहा हूं 2.5, है ना, आपके पास A की वैल्यू है जो है 157.5, आपके पास मॉड्यूल है जो कि आपने रखा है, भूल जा रहा हूं मैं, मॉड्यूल हमने रखा था 5 एग्जैक्टली। बी है आपका जो आया था 50, आपका स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी ये निकल चुका है, ये इसी को रखेंगे। बच जाता आपको स्मॉल y, क्योंकि आपने z1 को लेके चला है यहाँ पर 18, आपने चेंज किया था 18, फाइनल z1 आपका 18 आया था। इसके बेसिस पे आप नेक्स्ट टेबल में देख लेंगे, यहाँ पर 21.26 में आपको दिख जाएगा, 18 पे आपको दिख जाएगा 0.377, और इसको डाल के अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका बेंडिंग स्ट्रेस निकल के आएगा 67.64 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपका इंड्यूस बेंडिंग स्ट्रेस इतना है, लेकिन आपका जो था ये वो लेस देन है, आपका परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस 77.09। तो हमको एक लाइन लिखना पड़ेगा, हेंस द डिजाइन इज सेफ अगेंस्ट बेंडिंग फेलियर। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है, ये सब जितने भी हमको डायमेंशंस निकले इसका एक आपको लिस्ट बनाना है, ये आपको सॉल्व करके दिया हुआ लिस्ट ऑफ गियर स्पेसिफिकेशंस, है ना, जो भी आपको वैल्यूज निकली है उसको सिंपल कैलकुलेशन से, है ना, ये पेज नंबर 21.16 और ये टेबल 21.35 जो हमने डायमेंशंस के लिए यूज किया था, वहां पर ये सारे टर्म्स आपको मिल जाएंगे, टिप डायमीटर, रूट डायमीटर, सिंपल कैलकुलेशंस करके ये डायमेंशंस को आपको फॉर्म में निकाल लेना है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो बहुत लेंदी है पर पूरा एजम्पशन पे बेसिस्ड है, इस तरीके से सॉल्व होगा, और इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए ही हेलिकल गियर का जनरल डिजाइन किया जाता है और बेवल गियर का डिजाइन किया जाता है। तो इसको बस आप ध्यान रख के आप सॉल्व करेंगे तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पर हमारा स्पर गियर का यूनिट कंप्लीटली खत्म होगा। बस ध्यान रखेंगे नोट्स में इसके बाद 2 डेरिवेशन दिए हुए हैं, वही जो आपने सबसे पहले सेंटर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज किया था, है ना, और उसके बाद सेकंड स्टेप में जो मॉड्यूल का फॉर्मूला यूज किया था उसको करेंगे, वो सिंपल डेरिवेशन है ना, वो आपके नोट्स में दिया हुआ है, उसको आप कवर कर लेंगे, और कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछिए। ठीक है, थैंक यू।